हेलो दोस्तों, मैं अनूप आपका स्वागत करता हूं अनु फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब हमने देखा होगा जैसे हमारे एचएसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें जो बेसिक साइंस का पोर्शन आता है वो बेसिक साइंस का पोर्शन होता ही नहीं है। एक्चुअल में उसमें क्या होता है, जो +1 +2 क्लास की साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। अब वो देखने में जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे तैयारी करते हैं तो बेसिक साइंस की तैयारी करते हैं जो 10th तक आती है, लेकिन वो तो आती नहीं, आती है +1 +2 की। अब उसके अंदर क्या है कि जो +1 +2 के लेवल के हिसाब से तो वो आसान है, यानी कि 1 और 2 की जो बेसिक बातें होती है ना सभी यूनिट्स की, वो पूछी जाती हैं। लेकिन वो पूछने का मतलब क्या, लेकिन एचएसएससी पूछती है। अब उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एचएसएससी फिजिक्स शुरू करेंगे, यानी कि एचएसएससी फिजिक्स अनु फिजिक्स के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे इस कोर्स के अंदर, यानी कि 20 से 25 मिनट की वीडियो होंगी, ऐसी सीरीज चलती रहेंगी, कुछ वीडियो आएंगी। हम +1 क्लास से शुरू करेंगे, +1 क्लास के फिजिक्स से। अब 10 यूनिट +1 क्लास में है और 10-21 में है +2 क्लास में। तो +1 से शुरू करेंगे और वहाँ पे जो बेसिक बातें आती हैं उनसे कैसे एक नंबर के जर्नल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करके चलेंगे। तो अब वो हम डिस्कस करके चलेंगे। और दोस्तों, यानी कि जो चैनल है अनु फिजिक्स, इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, एमएससी बीएड, और 5 साल से फिजिक्स टीच कर रहा हूँ +1 +2 को। तो अब उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि एचएसएससी +1 और +2 से न्यूमेरिकल्स पूछ रही है, अब कोशिश हम क्या करेंगे, हम इसमें कोशिश करेंगे कि बेसिक जो सिंपल न्यूमेरिकल हैं वो गलत ना हो तुम्हारे, उनको तुम निकाल सको। कुछ बेसिक फार्मूले के ऊपर बेस्ड पूछते हैं, जैसे वेक्टर के पूछते हैं, फोर्स के पूछते हैं, ग्रेविटेशन के पूछते हैं। अगर मान लिए सिंपल न्यूमेरिकल आ जाओ, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो तुम सोल्व कर सको, उसको पूरा सोल्व ना कर सको तो कुछ तो आइडिया लगा सको। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ रखी उनको भी ये बातें क्या आ जाए बेटे, समझ आए। तो अब क्या है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाना और इन बातों को लिखते रहना। अब इस प्रकार से टीच किया जाएगा, कोई टॉपिक है तो उसमें से कैसे कोई एक न्यूमेरिकल या फिर कैसे कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके बच्चे, चले दोस्तों, तो इससे आगे हम चलते हैं। तो अब देखो, साइंस में हम फिजिक्स वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, यानी कि मैं फिजिक्स का पोर्शन तुम्हें टीच करूंगा। और अब देखो, अब सबसे बेसिक एक क्वेश्चन क्या है, जो साइंस है, साइंस एक लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड क्या है, अब देखो टू द पॉइंट बात करेंगे हम इसमें, क्योंकि ज्यादा हम एक्सप्लेन करने लगे ना, ज़्यादा अगर हम एक्सप्लेन करने लगे, साइंस है इसको कितना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिजिक्स है इसको कितना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फिर वो +1 +2 की क्लास बन जाएगी। कुछ बातें हम अजम्पशन करके चलेंगे। अजम्पशन करने का मतलब है तुम्हें जैसे ये कहे कि ये बात याद रखनी, तो वो याद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बातें हैं जिनका रीजन एचएसएससी फिजिक्स की क्लास में हम नहीं दे सकते हैं, और इसमें हम बेसिक बात करके चलेंगे। ठीक है, तो आगे चलें। यानी कि अब साइंस क्या है, साइंस एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से बना है। साइंस एक लैटिन वर्ड से बना है, और वो लैटिन वर्ड क्या था, साइंटिया, और इसका मतलब क्या था, टू नो। तो साइंस बेसिकली क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना। लैटिन वर्ड यानी कि लैटिन शब्द से बना है, लैटिन शब्द से। अब देखो, जिन्होंने 10th से आगे साइंस नहीं पढ़ रखी, कोशिश करेंगे उनके भी वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेटे, ये बिल्कुल समझ में आएगा। अब ये जो क्लास चलेगी बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब लैटिन शब्द से बना है, और वो लैटिन शब्द क्या था, साइंटिया। इसका मतलब क्या है, टू नो। टू नो का मतलब क्या है, जानना, जानना। ठीक है ना। तो अब क्या है, किसी भी वस्तु के, किसी भी कोई घटना हो रही है उसके बारे में जानना क्या कहलाता है, साइंस। उसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कौन कौन से लॉ वर्क कर रहे हैं, तो ये सारी बातें जानना ही क्या कहलाता है, साइंस। अब देखो, जो फिजिक्स है,
फिजिक्स किस शब्द से बना? फिजिक्स बना है ग्रीक भाषा का शब्द था। ग्रीक भाषा का शब्द क्या था? फ्यूसिस। कौन सा शब्द था? फ्यूसिस। और इस फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर, यानी कि प्रकृति। इसका मतलब क्या होता है? नेचर यानी कि प्रकृति। और फिजिक्स यानी कि इसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं हम, भौतिकी, भौतिकी। अब इसको ये क्या होती है? प्रकृति का अध्ययन होती है। जो हमारे पास प्राकृतिक, हमारे आसपास प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं और जो प्रकृति है उसका अध्ययन करना, यानी कि उसके बारे में जो जो बातें हम जान सकते हैं वो जानना, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। अब देखो, प्राकृतिक घटना है उसके बारे में जानना, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका मतलब क्या है। जैसे डे एंड नाइट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? और भी अलग अलग फिनोमिना है, वो क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे रीजन क्या है, तो उनके बारे में जानना क्या कहलाता है? अध्ययन। ठीक है ना? तो वो क्या कहलाता है? अध्ययन करना। अब यहां से आगे चलें। अब इसमें जो सबसे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, एकीकरण, या फिर अंग्रेजी भाषा में इसको यूनिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे फिनोमिना को कुछ लाज की टर्म्स में समझना या फिर एक्सप्लेन करना। बहुत सारे फिनोमिना को कुछ लाज यानी कि नियम, हिंदी में इसको नियम बोल लेंगे, यानी कि बहुत सारे फिनोमिना, इसको हम घटनाएं बोल लेंगे। हिंदी में क्या बोल लेंगे? इसको हम घटनाएं बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे बच्चे? घटनाएं। तो बहुत सारी घटनाओं के बारे में कुछ नियम की टर्म्स में या फिर नियम के रूप में, टर्म का मतलब रूप लिख सकते हैं हिंदी वाले बच्चे, नियम्स के रूप में समझना क्या कहलाता है? एकीकरण। अब ये भी मिल सकता है। अब कैसे मिल सकता है? क्वेश्चन ये दे रखा हो कि इनमें से कौन सा इस बात को सही से रिप्रेजेंट करता है या फिर प्रदर्शित करता है, ऐसे क्वेश्चन बना दें। अब स्टेटमेंट क्या लिख दें? बहुत सारी घटनाओं को कुछ नियम के रूप में समझना क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? एकीकरण। अब उसका मतलब क्या है? अब जैसे कि क्या है? सन है, सन के अराउंड क्या अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून रिवॉल्व कर रहा है। तो अब यानी कि एक घटना तो सन के अराउंड अर्थ का रिवॉल्व करना है, सन यानी सूर्य के अराउंड पृथ्वी घूम रही है, और एक पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून यानी कि चांद घूम रहा है। तो अब ये दो घटना होगी। अब ऐसे बहुत सारी घटनाएं ले सकते हैं। अब इनको एक्सप्लेन हम किस नियम तक, किस लॉ तक एक्सप्लेन कर कहाँ? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम तय। इन किस लॉ तक एक्सप्लेन कर कहाँ? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। यानी कि बहुत सारी घटनाओं को एक अकेले नियम तक हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी बात को, यानी कि बहुत सारी घटनाओं को कुछ ही नियम का रूप में एक्सप्लेन करना क्या कहा जाता है? एकीकरण। और अंग्रेजी भाषा में यूनिफिकेशन कहते हैं, यूनिफाई कर देना। अब नेक्स्ट जो शब्द है, एक नंबर का जो क्वेश्चन बन सकता है फिजिक्स में +1 क्लास में शुरू होते ही, वो किस पे बन सकता है? न्यूकरणवाद, न्यूनीकरणवाद, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शनिज्म। ठीक है, रिडक्शनिज्म। अब एक बात देखो, जैसे एक क्वेश्चन ले, यानी कि एक सिस्टम ले लिया, अब उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल का सिस्टम क्या है? यानी कि अब सिंपल हम ये एक एग्जांपल ले लें, यानी कि एक परिवार है, यानी कि एक घर है, इसके अंदर 4 सदस्य हैं। हमने मान लिया सदस्य कितने हैं बच्चों? 4। कितने सदस्य हैं? 4। अब इन सब की नौकरी लगी हुई है सरकारी। अब सरकारी नौकरी के लिए ही तो हम प्रयास कर रहे हैं ना। इनकी क्या है? सरकारी नौकरी लगी हुई है। तो इस घर को हम क्या बोल सकते हैं? पैसे वाला। तो कैसे हमने बोला? यानी कि हमने क्या देखा? इसके जो इस घर को बनाने वाले सदस्य हैं, यानी कि इस घर में जो सदस्य हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे है? उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो नौकरी पर लग रहे हैं।
तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो इस घर की भी अच्छी है। तो इसका मतलब क्या है, हमने इसमें अब इस बात में हमने क्या किया है कि इस घर के जो सदस्य हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है उससे किसकी आर्थिक स्थिति बता दी हमने, उस घर की बता दी। तो उसी प्रकार से कोई एक सिस्टम है, क्या है, कोई एक सिस्टम है। अब उस सिस्टम के क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर पार्टिकल है मान लिया कुछ, यानी कि उस सिस्टम के कंपोनेंट है। कंपोनेंट कैस कहा है इसने, कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर सिंपल भाषा में कंपोनेंट बोल सकते हैं हम इसको, मतलब देसी भाषा में अगर बात करें क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट। अब ये इसके कंपोनेंट का मतलब वे चीजें हैं जिनसे मिलके यू सिस्टम बन रहा है। वे चीजें कुछ भी हो सकते हैं, वे क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकते हैं, वे क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, मतलब इनकी कुछ विशेषताएं होंगी, और उन तय इस सिस्टम की विशेषता बतास कहाँ, जैसे अभी इसमें देखा भाई अकेले सदस्य की आर्थिक स्थिति से घर की आर्थिक स्थिति बतास कहाँ। तो वही इसी प्रकार से यहाँ पे हमने कहा है कि भाई किसी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी से यानी कि विशेषताओं से सिस्टम की विशेषता बताना क्या कहा जाता है, न्यूनीकरणवाद या फिर रिडक्शनिज्म। क्या कहा जाता है, न्यूनीकरणवाद या फिर रिडक्शनिज्म। ठीक है, इससे आगे हम चले। तो अब नेक्स्ट, अब फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकती है, स्कोप का मतलब है कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। अब ये दो डोमेन में अप्लाई हुआ है, यानी कि दो जगह अप्लाई हो है, सिंपल भाषा में कहने का मतलब है। एक तो माइक्रोस्कोपिक, इसको हिंदी में बोलेंगे स्थूल या फिर दृश्य सतह पे, और एक किस पे, माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म लेवल पे। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी कि स्थूल या फिर दृश्य, इसका ये मतलब है ऐसे सिस्टम यानी कि ऐसी बातें, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं, दृश्य मतलब देख सकते हैं। तो उनकी स्टडी हम किस में करा, हाँ, फिजिक्स की दो ब्रांच है, एक तो क्लासिकल फिजिक्स, एक क्वांटम फिजिक्स। यानी कि वैसे तो फिजिक्स की कई सारी ब्रांच है, लेकिन सिस्टम के साइज के ऊपर बेस्ड कितनी है, दो हैं। ठीक है, सिस्टम के साइज के ऊपर, यानी कि सिस्टम छोटा है और बड़ा है। यानी कि अगर सिस्टम हमारा बड़ा है जिसकी हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो अगर बड़ा सिस्टम है तो उसको हम दर से देख सकते हैं, उसको हिंदी में मैक्रोस्कोपिक को हिंदी में स्थूल बोलेंगे। तो ऐसे सिस्टम को हम फिजिक्स की क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि दो ब्रांच होती है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। तो उसको हम फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स ब्रांच में। अब इसके ऊपर प्रश्न कैसे बन सकता है, मैक्रोस्कोपिक या फिर स्थूल या फिर दृश्य ऑब्जेक्ट को हम किस फिजिक्स में पढ़ते हैं, या फिर भौतिकी की कौन सी शाखा में पढ़ते हैं। तो कौन सी शाखा में पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में। तो एक नंबर का प्रश्न यूं बन सकता है इस प्रकार से। अब ये बात यानी कि हमने इतना आइडिया होना चाहिए, हिंदी में प्रश्न पढ़ लिया तो उसके ऑप्शन किस में देख सका, अंग्रेजी में भी देख सका। अब यहाँ से ये चीज़ समझा रहे हैं, इससे यही है कि तुम कोशिश ये कर सको, अगर मान लिया अंग्रेजी नहीं भी पढ़ रखी लेकिन ऑप्शन वगैरह का कुछ आइडिया लगा उसको, कि जैसे यह स्टेटमेंट किस में दे दी, हिंदी में लिख रखी है, उसका उत्तर तुम इंग्लिश में ढूंढ सको। क्योंकि हर एक चीज़ का हिंदी मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स है या फिर साइंस है कोई भी, उसको हम इंग्लिश में पढ़ना आसान है किसके कंपैरिजन में, हिंदी माध्यम के कंपैरिजन में। अब देखो नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म स्तर पर। सूक्ष्म का मतलब तो क्या हो गया, बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत ही किस पे, छोटे लेवल के ऊपर। तो बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस, उनका अध्ययन करना। तो उनका अध्ययन हम फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में करा है, क्वांटम फिजिक्स। कौन सी ब्रांच में करते हैं, क्वांटम फिजिक्स। तो अगर प्रश्न ये बन जाए एक नंबर का, बहुत ही सूक्ष्म स्तर के
वस्तुओं के अध्ययन भौतिकी की किस शाखा में करेंगे, यानी कि किस ब्रांच में करेंगे, क्वांटम फिजिक्स में। किस में करेंगे बच्चों, क्वांटम फिजिक्स में। अब नेक्स्ट क्या लिख रखे हमने, रेंजेज यानी कि अब लेंथ, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे लंबाई। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लंबाई लिखेंगे। और मास, इसको क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। हिंदी में इसको लिखेंगे द्रव्यमान। अब देखो भाई, मान लिया फिजिक्स यानी कि नहीं पढ़ रखी तुमने 11th 12th में, तो लेकिन यहां पर मान लिया नहीं पढ़ रखी, अब क्या है उसको, अगर इसको है ना इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करोगे तो अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन HSSC पूछ रही है फिजिक्स के हिसाब से, यानी कि +1 2 के हिसाब से तो आसान ही पूछ रही है। अब आगे चल के बहुत अगर मुश्किल पूछ ले तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कुछ वीडियो में या फिर एक दिन में, एक महीने में +1 और +2 के न्यूमेरिकल नहीं सीखे जा सकते। असली बात तो ये है। लेकिन ये है कि +1 +2 की जो फिजिक्स है उसमें जो बेसिक बात है वो जो याद रख सका हम, जिनकी थोड़ी समझ किसी भी व्यक्ति ने, एक लेमैन मतलब जिसको उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है लेकिन वो भी उसके बारे में जान सकता है। अब तुमने देखे होंगे अनपढ़ व्यक्ति हैं लेकिन उनके पास बैठ के कई बार हम बात करेंगे तो उन्हें किसकी जानकारी, मतलब राजनीति की बात भी वो कर लेते हैं, देश की जो अर्थव्यवस्था उसकी बात भी वो कर लेते हैं। अब उन्होंने अर्थव्यवस्था थोड़े पढ़ी लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं, क्योंकि उस चीज़ को फिर वो समझ चुके होते हैं। तो उसी प्रकार से ऐसे मत मानो कि इंग्लिश में लिख रखा है भाई फिजिक्स है ये तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं। अब ये मानो कि ये चीज़ तो हमने सीखनी ही सीखनी है, क्योंकि अगर हमने ये सीख ली तो हमारे 2 क्वेश्चन फिजिक्स के ठीक हो जाएंगे। और फिजिक्स के 2 क्वेश्चन ठीक होने का मतलब है तुम कंपटीशन से आगे निकल जाओगे, यानी कि क्या है, तुम तकरीबन बच्चों से आगे निकल जाओगे और सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे रेंज का मतलब क्या है, रेंज का ये मतलब है, अब जैसे रेंज का, अब सिंपल भाषा में रेंज की बात करा, अब जैसे तुम गाड़ी लेना चाह रहे हो, शोरूम में चले गए या फिर मान लिया कपड़े लेने चले गए, अब तुमसे पूछ लिया, या फिर जूते लेने चले गए एडिडास के शोरूम में। अब एडिडास का जो सेल्समैन आया, यानी कि जो जूते दिखाने वाला, वो तुम्हारे पास आया, सर जी कितने रुपए तक के जूते दिखाऊं, इसका मतलब रेंज पूछ ली, मतलब किस रेंज में दिखाऊं, तो तुम क्या कहोगे, 1000 रुपये से 3000 रुपये तक दिखा दे, ऐसे बोल दिया। तो इसका मतलब एक तो तुमने लोअर वैल्यू बता दी, एक हायर वैल्यू, इस तो 1000 तो ऊपर लेने की औकात है ना, और 3000 से ऊपर नहीं लेंगे भाई, वो फिर ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो रेंज का मतलब उसी प्रकार से यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही होने का मतलब क्या है, जैसे लेंथ है कि लेंथ, अब जैसे कि हमने 1000 और 3000 का, तो इसका मतलब कम तक हम 1000 तो हम लेवांगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम 3000 का लेवांगे। तो उसी प्रकार से अब लेंथ है, यानी कि अब इस रेंज के अंदर हम क्या पढ़ाएंगे कि जैसे लेंथ की रेंज कह दी, तो इसका मतलब है इस यूनिवर्स के अंदर सबसे छोटी लेंथ कितनी है, सबसे छोटी लेंथ, और सबसे बड़ी लेंथ कितनी है, तो उसको हम रेंज की लेंथ कह देंगे। मास की रेंज मतलब लेंथ की रेंज बोलेंगे, मास की जो रेंज है, सबसे छोटा मास कितना है और सबसे बड़ा मास कितना है, मास मतलब द्रव्यमान। अब मान लिया जमाए मास ने ना समझ पाओ, द्रव्यमान ने भी ना समझ पाओ, तो वेट तो याद रख लियो। वैसे वेट कहना गलत होता है, लेकिन याद रखने खातर हमारा याद रह जाए, एग्जाम में उसका आइडिया आ जाओ, मुझमें सोल्व कर दें, तो उससे अच्छी क्या बात है। तो इसका मतलब वेट सब तक कम कितना हो सकता है और सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है। और टाइम, भाई सबसे छोटा टाइम कितना होता है, सबसे बड़ा टाइम कितना होता है। तो अब क्या है, लेंथ की रेंज, सबसे छोटी लेंथ 10⁻⁻14 मीटर। 10⁻⁻14 मीटर होने का मतलब क्या है, जैसे 10⁻⁻14 मीटर यानी कि 10⁻⁻14 घटा की, तो इसका मतलब क्या है, 10⁻⁻, मतलब लेंथ की रेंज क्या, सबसे कम 10⁻⁻14, ठीक है, 10⁻⁻14 घटा की -14 है। तो इसका मतलब है ऊपर अगर माइनस की है तो नीचे ले आऊंगा तो प्लस की हो जाएगी, मैथ का रूल होया करे।
और इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 14 है, तो इसका मतलब 1 के आगे कितनी पावर होंगी, कितनी जीरो होंगी, 14 जीरो होंगी। तो इसका मतलब सबसे छोटी लेंथ जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है या करती है, यानी कि इस ब्रह्मांड में सबसे छोटी जो लेंथ है वह कितनी है, इतनी। सबसे छोटी लेंथ मतलब लंबाई। अब सबसे बड़ी लंबाई कितनी है, ये। और ये किसकी होती है, ये किसकी होती है, जो अब देखो एटम होता है, क्या होता है बच्चों, एटम होता है भाई। और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, उस न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, जैसे ये एटम, अब इसके अंदर न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस की जो रेडियस है ना, ये रेडियस मतलब सफियर के जैसा है ना, तो इसकी जो रेडियस है वो किस ऑर्डर की हो है, यानी कि उसकी लंबाई इतनी हो है। और ये सबसे ज़्यादा लेंथ इस यूनिवर्स में क्या है, 10 की पावर 26 मीटर। अब यूनिवर्स, और ये लेंथ किसकी है, खुद यूनिवर्स की। जैसे अब आकाश गंगा ना, ब्रह्मांड, यूनिवर्स की बात करा, ब्रह्मांड बोला हाँ हिंदी में, बहुत सारी आकाश गंगा है। तो इस प्रकार से मान लिया हमने दिखा दी, तो ब्रह्मांड के इस सिरे से उस सिरे तक की जो लेंथ है वह कितनी है, 10 की पावर 26 मीटर। अब मास की, द्रव्यमान की, या फिर सिंपल भाषा में याद रखने खातर वेट की, अब जो सब तक कम जो मास है वो कितना है, 10 की पावर -3 किलोग्राम। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा पार्टिकल देखा ना, उसका सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा ऑब्जेक्ट, सबसे छोटी वस्तु, उसका मास कितना है, या फिर उसका द्रव्यमान कितना, 10 की पावर -30 किलोग्राम। और सबसे घना मास कितना है, सबसे ज़्यादा 10 की पावर 55 किलोग्राम। 10 की पावर 55 किलोग्राम का मतलब, अब ये मास किसका, यूनिवर्स का, या फिर ये द्रव्यमान किसका है, यूनिवर्स का। यानी कि पूरे यूनिवर्स ने अगर तोल लिया ना ताकड़ी में धरता है, तो कितना मास होगा, इतना होगा। तो इससे आगे हम चले। अब समय की रेंज क्या है, समय की रेंज है 10 की पावर -22 सेकेंड। और सबसे ज़्यादा क्या है, 10 की पावर 18 सेकेंड। तो रेंज का भी बन सकता है 10 की पावर -22 सेकेंड, तो सब तो छोटा टाइम है जो एग्जिस्ट कर रहा है। और सब तो बड़ा कितना टाइम है, 10 की पावर 18 सेकेंड। 10 की पावर 18 सेकेंड का मतलब ब्रह्मांड का जो पूरा लाइफ है, यानी कि जितने समय तक ब्रह्मांड रहेगा, ये वो टाइम है। 1 के आगे 18 जीरो इसका मतलब, ठीक है। तो इससे आगे वाले लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और उसके अलावा डिराइव्ड यूनिट, और उसके अलावा हम क्या डिस्कस करेंगे फिर, डायमेंशन, जिसके न्यूमेरिकल तुमने देखने मिले हैं। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा इनमें से भी एक नंबर की उठा सके है। HSSC फिजिक्स बेसिक बात है, थोड़ी सी 1-2 बार अगर इन रिवाइज कर लें तो ये याद हो जाए, इन पर भी 1 नंबर का प्रश्न बना सके है। तो मैंने सोचा उससे पहले कि ये बना दी जाए, ठीक है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे HSSC फिजिक्स को। और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बिल्कुल देसी भाषा में पढ़ाएंगे। अगले लेक्चर से उन चीज़ा ने बिल्कुल वो याद होती चलेंगी, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, फिजिक्स को, और बेल आइकन को क्या कर लियो, प्रेस कर लियो।